हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ वर्षा भारद्वाज। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11 का कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में, और कार्यपालिका जो है वो कैसे काम करती है। सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो तीनों कैसे काम करती हैं और कैसे विधायिका को कार्यपालिका नियंत्रित करती है और कैसे कार्यपालिका विधायिका से नियंत्रित होती है। और ये भी बात करने वाले हैं कि जो पार्लियामेंट है उसमें कानून कैसे बनता है, कैसे उसको पास किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कार्यपालिका क्या है या किसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में ज़रूर। तो क्या है, आपको स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है, यानी जो आपके स्कूल्स होते हैं उनका जो प्रशासन होता है उनका प्रमुख कौन होता है, प्रिंसिपल। किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है। किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंध कहते हैं, इसी को प्रशासन या प्रबंधन कहा जाता है। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़ी नीतियों निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासन कार्यों की देखरेख तथा उनमें तालमेल कर सके। ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का समूह होता है और ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों के प्रशासन अधिकारियों के बारे में सुना होगा। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करता है। यानी क्या बता रहे हैं, कार्यपालिका का अर्थ उससे है कि जैसे एक स्कूल होता है उसको चलाने के लिए जो प्रशासन होता है और जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, डिसीजन जो लेता है वो कौन लेता है, या फिर कोई संगठन है उसका जो मुख्य प्रशासन कौन होता है। ऐसे ही हम मान सकते हैं जो कार्यपालिका है वो एक संगठन है, उसका जो प्रशासन है वो कार्यपालिका के अधिकारी के रूप में काम करते हैं, जो प्रशासन के लोग हैं। इसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों कायदों के बारे में तय करती है, दूसरी लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। यानी हम सरकार के जो मामले में बात करें तो पहली जो संस्था है वो नीतिगत निर्णय लेती है, नियमों कायदों कानूनों के बारे में जो भी डिसीजन लेना होता है वो तय करती है, दूसरी उसे लागू कराने की जिम्मेदारी निभाती है। यानी जो दूसरी संस्था है वो क्या करती है, उनको लागू कैसे कराना है, कब कराना है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों, कायदों, कानूनों को लागू कराता है, प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। यानी सरकार का वो अंग जो इनकी जिम्मेदारी लेता है और इनको लागू कराता है, नियमों को, कायदे कानूनों को, प्रशासन का काम करता है, इसी को हम कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू कराने के लिए जिम्मेदार है। यानी विधायिका के द्वारा जो स्वीकृत नीतियां होती है, जिन नीतियों को स्वीकार किया जाता है और जिन कानूनों को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, उसको ही वही कार्यपालिका के काम है। कार्यपालिका प्रायः नीतियों निर्माण में भी भाग लेती है, यानी जो नीति निर्माण का काम होता है उसमें भी इन्वॉल्व होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न, यानी डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स में हो सकता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर, यानी कहीं पर राष्ट्रपति होता है जो कार्यपालिका उसका नाम, और कहीं कहीं पर चांसलर। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होता, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी आते हैं, जिसमें सिविल सेवा के जो सदस्य होते हैं वो भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है और मंत्रिपरिषद भी होता है। और इनको अगर हम छोड़ दें, मतलब इनको इंक्लूड करें, साथ में जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं वो भी इनके अंदर ही आते हैं कार्यपालिका में।
सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। यानी सरकार का जो प्रधान होता है वो मंत्रियों को ही कार्यपालिका कहते हैं। मंत्री जो होते हैं राजनीति में, पॉलिटिक्स में जो मंत्री होते हैं और जो सरकार का प्रधान होता है उसको ही हम कार्यपालिका कहते हैं। और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी जो सरकार की जितनी भी नीतियाँ, पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। यानी जो लोग रोज रोज का जो प्रशासन होता है, रोज का जो काम होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। यानी जो डेली के काम करते हैं, रोज के काम करते हैं, उनको स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और अस्थायी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? कार्यपालिका देशों में एक ही तरह की नहीं होती। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महामारी के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियाँ भूटान के राजा से भिन्न हैं। भारत और फ्रांस दोनों ही ऐसे देशों में प्रधानमंत्री है, उनकी भूमिकाएं अलग अलग है। यानी क्या बता रहे हैं यहाँ पे, प्रशासन जो है उनको एक दूसरे से कंपेयर किया गया है कि इंग्लैंड में ऐसे होता है तो अमेरिका में ऐसे होता है। और इंग्लैंड की जो महारानी है उनकी शक्तियाँ अलग है, लेकिन भूटान में जो है वहाँ पे भी प्रधानमंत्री होता है और वहाँ की शक्तियाँ अलग है। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में प्रधानमंत्री होता है, भारत में भी होता है, लेकिन फिर भी जो भूमिका है, जो उनके काम है वो थोड़े अलग अलग हैं। सबके यहाँ काम करने का तरीका, सरकार चलाने का तरीका और जो भी सारी चीज़ें हैं, जो व्यवस्था है पूरी, वो अलग अलग तरीके से फिक्स की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिका की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे, यानी कि उनकी कार्यपालिका के बारे में हम पढ़ेंगे। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यपालिका और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। यानी यहाँ पे क्या है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। और कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। यानी अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र है। और जो महारानी एलिजाबेथ है वो द्वितीय राज्य की प्रधान भी है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जो सरकार का मेन लीडर होता है, जो प्रधान होता है, वो वहाँ पे प्रधानमंत्री होता है। कहाँ पे, कनाडा में। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था के हिस्से होते हैं। यानी अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री है और अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था के हिस्से भी हैं, उसके पार्ट्स भी हैं, उसमें भी इन्वॉल्व है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता। यानी क्या बता रहे हैं, जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी उनको उनका पद दिलाता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता है, क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होते हैं ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति उनको हटा नहीं सकता है। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। यानी जो जापान में है संसदीय व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, देश का जो प्रधान है वो राजा है, लेकिन जो सरकार का प्रधान है वो कौन है, प्रधानमंत्री है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रधान है और सरकार का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री ही है। आगे रूस में एक अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का। यानी जो राष्ट्रपति है वो देश का प्रधान है और सरकार का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री है। कहाँ पे, रशिया में। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नामात्र का प्रधान है और चांसलर सरकार का प्रधान है। यानी अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें जो राष्ट्रपति है वो देश का नामात्र का प्रधान है,
मतलब जैसे भारत में होता है कि एक्चुअल में पावर जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है और जो राष्ट्रपति होता है वो नामात्र का प्रधान है, ऐसे ही राष्ट्रपति यहाँ पे भी नामात्र का प्रधान है, लेकिन जो सरकार का मेन प्रधान होता है वो चांसलर है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अध्याशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। यानी अगर हम अध्याशात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें जो राष्ट्रपति है वो राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। यानी अगर इस व्यवस्था में हम देखें तो जो राष्ट्रपति का पद है वो दोनों ही कंडीशन में काफ़ी पावरफुल होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। ये जो ऐसा सिस्टम है ये कहाँ पे है? अमेरिका में है, लैटिन अमेरिका में है और ब्राज़ील में है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। यानी अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पे जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रमुख होता है। अधिकतर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। उसके बाद इसमें इसके बाद क्या है कि जो कार्यपालिका है उसके प्रकार को बताया गया है, यानी उसके टाइप्स को बताया गया है। बाय मिस्टेक मैंने रॉन्ग पढ़ दिया था, आई एम सॉरी। आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका के प्रकार। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली के प्रकार। तो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, यानी इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। हमने नहीं, सॉरी, संविधान ने, और इसको एक पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये संसदीय और अर्ध अध्याशात्मक में डिवाइड की गई है, और जो ये व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित है ये सिर्फ अध्याशात्मक में डिवाइड की गई है। तो अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट में क्या बताया गया है, संसदीय में अगर हम बात करें, सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। यानी जो सरकार का प्रमुख होता है, मेन होता है, उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। और अर्ध अध्याशात्मक जो प्रणाली है, यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री और यहाँ पे राष्ट्रपति। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि संसदीय व्यवस्था में क्या है कि जो व्यक्ति होता है, वो जो लीडर होता है, वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। यानी विधायिका में उसको बहुमत मिला हुआ होता है। पर यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का मेन होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है। यानी विधायिका की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति जवाबदेही जो होता है वो संसदीय व्यवस्था में होता है। और यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। यानी यहाँ पे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। यानी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो देश का प्रमुख है इनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे राजा की बात करें तो ये संवैधानिक राजतंत्र में आता है, और राष्ट्रपति की बात करें तो संसदीय गणतंत्र में आता है। ये औपचारिक शासन प्रमुख है, ठीक है। और अध्याशात्मक में क्या होता है कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और वही सरकार का भी प्रमुख होता है। यानी पूरी जो पावर ऑल ओवर होती है वो राष्ट्रपति के ही हाथ में होती है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदाता से होता है। यानी जैसे हमारे यहाँ प्रत्यक्ष मतदाता से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ऐसे यहाँ पर अध्याशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति का होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। यानी जो राष्ट्रपति है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, यानी विधायिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या बताया है, अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम का प्रधान होता है। यानी ज़्यादातर जो संसदीय व्यवस्थाएं होती है वहाँ पे क्या होता है, एक राजा होता है या फिर एक राष्ट्रपति होता है जो सरकार का औपचारिक नाम का प्रधान होता है, नामात्र का, रियल का नहीं। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः
अलंकारित होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। यानी क्या बता रहे हैं, जो राजा होती है उसकी भूमिका अलंकारिक होती है, यानी बहुत ज़्यादा उनके पास पावर नहीं होती। एक्चुअल में जो पावर होती है वो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल के पास। ये सिर्फ नामात्र के होते हैं। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। यानी इस व्यवस्था की बात करें तो कहाँ कहाँ पे है, ये जर्मनी में है, इटली में है, जापान में है और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। इसमें क्या बता रहे हैं, जो अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही सरकार के लिए प्रधान होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन जो संसदीय व्यवस्था होती है उसके अपोजिट राष्ट्रपति के जो दैनिक कार्य होते हैं, रोज के जो काम होते हैं, जो संपादन के द्वारा किए जाते हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं वो राष्ट्रपति को होती हैं, राष्ट्रपति को हो सकती हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं। यानी इस व्यवस्था में क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री है और जो राष्ट्रपति है वो दोनों ही कभी कभी एक दल के हो सकते हैं। लेकिन जब कभी वे दो अलग अलग दलों के होते हैं उनमें आपस में विरोध हो सकता है। यानी कभी अगर ये अलग अलग दलों से होते हैं तो इनमें क्या हो सकता है, आपस में विरोध हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी व्यवस्था है। यानी फ्रांस में है, रशिया में है और श्रीलंका में ये व्यवस्था को अपनाया गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। भारत में संसदीय कार्यपालिका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लो, आएगा पेपर में, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब भारत को 1919 और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। यानी क्या बता रहे हैं, 1919 और 1935 का जो अधिनियम है उसके द्वारा जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था उसके अंतर्गत, यानी उससे भारत ने संसदीय व्यवस्था के कुछ चीज़ों को सीख लिया था, अनुभव, एक्सपीरियंस हो गया था भारत के पास। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। यानी इसने क्या देखा, इसने ये दिखाया, इस अनुभव ने ये बताया कि जो संसदीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत कार्यपालिका के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यानी उसका जो प्रभाव है उसको दिखा के जो जन हैं, लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी रहे। यानी जो भारत के संविधान निर्माता जो थे, जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया, वो ऐसी सरकार को बनाना चाहते थे, ऐसी सरकार को सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील रहे और उत्तरदायी हो। यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, उनकी जो भी अपेक्षाएं हों, जो भी उनके काम हो वो सरकार के द्वारा करवाए जाएं, उनकी नीड्स को पूरा किया जाए। कि अगर वो चाहते हैं तो सड़कें बनवाना तो वो बनवानी जाए। यानी जो भी सरकार के जो लोग हैं, पब्लिक है, उनकी छोटी छोटी जो नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। यानी अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका होती है उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति पे ज़्यादा बल देती है और जो राष्ट्रपति होता है उसके पास ही सारी जो शक्तियाँ होती हैं उसके ही कंट्रोल में होती हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। यानी जो राष्ट्रपति होता है उसको एक व्यक्ति, राष्ट्रपति जो होता है उसको एक व्यक्ति को, मतलब जो राष्ट्रपति है एक व्यक्ति है, उसको ऐसा होता है कि व्यक्ति पूजा का खतरा रहता है। यानी उसको पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता का प्रधान वही है, प्रधानमंत्री की पावर उसके पास है, सरकार का भी हेड वही है। यानी सारी चीज़ें ऑल ओवर जो होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ये होता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर
पर्याप्त अंकुश लगे हों, यानी जो शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, जो संविधान निर्माता ये चाहते थे कि शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन व्यक्ति पूजा पे पूरी तरह से बैन हो, अंकुश हो, प्रतिबंध हो। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका और जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। यानी संसदीय जो व्यवस्था है, बहुत सारे उनके काम ऐसे हैं, उनकी प्रक्रिया ऐसी है कि जो ये सुनिश्चित करती है, डिसाइड करती है कि कार्यपालिका और विधायिका जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी तो है ही, साथ ही में उनसे नियंत्रित भी है, उनसे कंट्रोल भी है। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तर पर संसद कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। यानी क्या बता रहे हैं, इसलिए जो संसद है उसने क्या किया है कि राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर की जो संसदीय कार्यपालिका है, जो संसद नहीं है, जो संविधान है उसने दोनों तरह की जो कार्यपालिका है उसको स्वीकार किया है। यानी राष्ट्रीय स्तर की भी और प्रांतीय स्तर की, दोनों को ही उसने स्वीकार किया है, यानी दोनों को अपनाया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। यानी देखो, इस व्यवस्था में क्या बता रहे हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रधान होता है, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करें तो वो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं, यानी पूरे देश के लेवल पे। और जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं, ये मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं और उसको कैसे चलाना है, क्या करना है, ये सब पे तय करते हैं, बनाते हैं उसको। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। यानी क्या बता रहे हैं, भारतीय संविधान में जो औपचारिक संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं, औपचारिक रूप से जो शक्तियां हैं संघ की, वो कार्यपालिका को दी गई हैं, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। लेकिन क्या बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यानी जो मंत्रिपरिषद है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनकी कहने पे ही बनाई जाती है, उसी के माध्यम से जो राष्ट्रपति इन शक्तियों का यूज़ करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है, यानी इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। अप्रत्यक्ष जो विधि से चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष विधि से नहीं होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये हो गया। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अन्य नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचन विधेयक और संसद करते हैं। यानी जो भी विधायक होते हैं और जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, जो पब्लिक के द्वारा सिलेक्ट होके आए होते हैं, वही क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण मत पद्धति के अनुसार होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ क्या होता है, इसी के आधार पर इसके इलेक्शन होते हैं, यानी डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। यानी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, केवल संसद ही उसको हटा सकती है महाभियोग के द्वारा। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति होनी चाहिए और कोई वैलिड पॉइंट होने चाहिए। इस चीज़ के बारे में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन जो महाभियोग है वो केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है, यानी कि कोई कानून ऐसा है जिसका राष्ट्रपति ने उल्लंघन किया, संविधान में ऐसा नहीं लिखा और उसने वो काम कर दिया, यानी कोई गैर कानूनी काम करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से। अदरवाइज राष्ट्रपति को कभी नहीं हटाया जा सकता 5 साल के पहले। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसमें क्या बताया है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। यानी इसमें क्या बता रहे हैं कि देखो, ये थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। 74 का फर्स्ट जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति को सलाह देना और उसकी सहायता करना, हेल्प करना, इसके लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई गई है
जिसका जो प्रधान है, उनका लीडर कौन है, उनका हेड कौन है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करता है, यानी राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का, जो उसका काम है, उसके लिए इनकी सलाह के अनुसार काम करता है। जो ये बोलेंगे कि ऐसा ऐसा करना है, जैसे वो उनको एडवाइस देंगे वैसे करेंगे। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी कोई भी टॉपिक है या कोई भी बिल विल पास हुए, कुछ भी है, तो क्या होता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो कहती है कि राष्ट्रपति से आप साइन करिए, तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए, यानी दोबारा से इसको पढ़ो भाई, इसमें कमियां हैं, इसको ठीक करके भेजो, तो इसके लिए भेज सकता है। लेकिन अगर जो मंत्रिपरिषद है वो उसको दोबारा से वही सेम वैसे ही दे दे कि नहीं ये सब ठीक है, तुम्हें लग रहा है कोई गलती नहीं है, तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा साइन करने के लिए, वो वापस से उसको लौटा नहीं सकता, दोबारा से पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता एक बार से ज़्यादा। सिर्फ एक ही बार जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद का कोई भी मुद्दा है, लेटर है या कुछ भी जो वो देते हैं, जो सलाह दे रहे हैं, उसको एक ही बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारा आज का पार्ट, यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है। इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।